मुझे मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप कभी कोई बैंकिंग स्टॉक के बारे में बात क्यों नहीं करते। अब मैं उसका आंसर आपको देना चाहता हूँ कि मेरा जो क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग का, वो सबसे पहले तो अंडरलाइनिंग ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, प्लस ऐसा सेक्टर होना चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रोथ का मोमेंटम फ्यूचर के लिए भी दिखाई दे। तो इसी सेक्टर पे मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है अपनी, फेडरल बैंक, जिसके अंदर मैं पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टेड हूँ और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि Q1 के आए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन मेरे को इस कंपनी में दिखाई देती है। रीज़न बीइंग, कंपनी के Q1 के अंदर कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है वो 42% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के जो ROE और रिटर्न ऑन एसेट्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो ROE कंपनी की 15% की है, रिटर्न ऑन एसेट्स अराउंड 1.3% का है। कोई भी बैंक अगर 2% के ROA पे आ जाए तो एक उसको ग्रेड A लेवल की पोजीशन दी जाती है। कंपनी में अभी इस चीज पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। प्लस कंपनी के अगर हम डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करें, वहां पे आपको 20% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई देगी। प्लस कंपनी का जो मेन प्रॉफिट बढ़ने का रीजन है वो ये है कि जो जहां पे ये लोग अपने लोन्स दे रहे हैं उसके अंदर आपको जो परसेंटेज मिल रही है यील्ड की, वो सबसे ज्यादा है। अब कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर ये क्लियरली बोला है कि उनका हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो अराउंड 33% से ऊपर का टोटल एडवांसेस का पार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स, आपके पर्सनल लोन्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे बैंक को आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क का कैटेगरी भी सबसे ज़्यादा होती है। अब कोई बैंक अगर ये बोले क्लियरली अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कि उनका हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो अराउंड 1/3 से ऊपर का हो चुका है, तो ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट आपको दिखा रही है उसके अंदर एक ग्रोथ का मोमेंटम तो है, लेकिन उस ग्रोथ को पाने के लिए बैंक की स्ट्रेटेजी क्या है कि अब वो हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो की तरफ जा रहे हैं। अब इस केस में अगर आपका एक पूरी बैलेंस शीट 1/3 आपकी हाई यील्डिंग पोर्टफोलियो में है तो उसमें रिस्क की कैटेगरी भी उन्होंने बढ़ा दी और आपकी रिटर्न्स भी बढ़ गई। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको सिर्फ प्रॉफिट देख के कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स जो होते हैं वो एक साइक्लिकल नेचर के मेरे हिसाब से होते हैं, जहां पे कंपनी का NPA अगर ट्रिगर होना शुरू हो जाए, ट्रिगर का मतलब ये है कि कंपनी का जैसे नेट NPA 0.5% है और अगर वो 1-1.5% से ऊपर का क्रॉस हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बुक्स के अंदर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। ये बैंक अभी फिलहाल बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है क्योंकि इनके नेट NPA के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन भी दिखाई दिया है। लेकिन मैं इस बैंक को लेके क्यों इतना पॉजिटिव रहता हूं, इसका एक रीजन है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका HDFC, एक्सिस और ICICI। ये बैंक्स इंडिया के डोमेस्टिक पावर फ्रंट पे अगर चेक करें तो दिग्गज बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि रीजनल फोकस की वजह से उनका जो कोर कॉम्पिटेंट एरिया है वो एक रीजन के अंदर उनका सबसे ज्यादा पैसा बनता है। इस केस के अंदर जो कि हमारा फेडरल बैंक है, वहां पे उनकी जो कोर कॉम्पिटेंट एरिया है वो है हमारा साउथ का। तो वहां पे इस बैंक का जो पोर्टफोलियो है सबसे ज्यादा लार्जली अलाइंड है और इनका जो कोर कॉम्पिटेंट एरिया है वो है साउथ की मार्केट को ढंग से पढ़ना। मुझे ऐसे बैंक्स में काफी दबदबाव दिखाई देता है जो कि रीजनल फोकस है और अपने रीजन पे अच्छी तरह से कमांड करके बैठे हुए हैं। प्लस कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन फ्रंट पे बात करें तो अभी भी कंपनी का जो P रेशियो है वो <10 की है और कंपनी का जो EPS आपका एनुअलाइज बेसिस पे आ रहा है वो अराउंड 16.22 का है। कंपनी का शेयर प्राइस <130 के आसपास के लेवल का है और मुझे लगता है कि ऐसे सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है गोइंग फॉरवर्ड, और इसको आप अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हैं। थैंक यू।